हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने नाइट्रेशन रिएक्शन से रिलेटेड जो ओरिएंटेशन वाला पार्ट है वो डिस्कस कर लिया था कि नाइट्रेशन रिएक्शन में ओरिएंटेशन किस तरह से डिसाइड होता है, और साथ ही हमने कहा था कि हम आगे पढ़ेंगे सल्फोनेशन का केस। तो यहाँ पे देखो, ये नाइट्रेशन का केस हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से इसकी जो अल्फा पोजीशन है उस पर अटैक होगा और किस तरह से बीटा पे अटैक होगा, और जो प्रोमिनेंट होगा, जो इफेक्टिव होगा, जो ज्यादातर प्रोडक्ट मिलेगा वो अल्फा मिलेगा, और वो किस लिए मिलेगा हम डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अब बात करते हैं सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन में जैसे कि हमने रिएक्शंस भी पढ़ी है, उस टाइम भी मैंने बताया था कि सल्फोनेशन के केस में जो प्रोडक्ट मिलता है नैप्थलीन में, वो क्या मिलता है, ज्यादातर मिलता है हमें बीटा प्रोडक्ट। ओके, और ये मैंने कहा था कि ये क्या है, एक एक्सेप्शन है। ये क्या है, एक एक्सेप्शन है। मिलना अल्फा चाहिए पर क्या मिलता है, बीटा मिलता है। उसका रीजन देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे नैप्थलीन लेते हैं, ये हमारी नैप्थलीन। ओके, और ये अटैक करता है SO3 एज इलेक्ट्रोफाइल, और ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। एक तो प्रोडक्ट ये बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट जो है वो ये बनेगा। वैसे पढ़ चुके हम ये, ठीक है। अब यहाँ पे जो अल्फा, ये क्या प्रोडक्ट है, ये अल्फा है, ठीक है। अब ये जो हमारा अल्फा और जो ये बीटा प्रोडक्ट मिल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो फैक्टर काम आता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये बीटा प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा क्यों मिलता है और ये अल्फा प्रोडक्ट जो है वो कम क्यों मिलता है, वो है टेम्परेचर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज इम्पोर्टेंट इसके केस में। ठीक है, जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है इसके केस में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे सल्फोनेशन को इन्फ्लुएंस करने वाले कोई दो फैक्टर देखते हैं। एक तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, तो दो फैक्टर हम देखते हैं सल्फोनेशन को अफेक्ट करने वाले। तो यहाँ लिखेंगे हम सल्फोनेशन in naphthalene, sulfonation in naphthalene is influenced by the following two factor। important है फैक्टर, टेम्परेचर तो है ही हमारा टू फैक्टर। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं सल्फोनेशन को, राइट। तो पहला फैक्टर है यहाँ पे कि जैसे हेलोजन और नाइट्रेशन में होता है, वैसे यहाँ पे सल्फोनेशन की रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। ठीक है, तो पहला फैक्टर है कि सल्फोनेशन इज रिवर्सिबल। सल्फोनेशन क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, बैकवर्ड रिएक्शन होती है। यहाँ पे क्या होता है, बैकवर्ड रिएक्शन होती है। एंड द बैकवर्ड रिएक्शन called desulfonation becomes very fast। जो होती है डिसल्फोनेशन की रिएक्शन, यानी कि जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो बहुत फास्ट होती है। और वो किस वजह से होती है, ये देखो आगे आपका यहाँ पे टेम्परेचर वाला फैक्टर, हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हाई है तो डिसल्फोनेशन जो है वो बहुत तेजी से होगा। यानी कि यहाँ से जो ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है, और ये आपका अल्फा प्रोडक्ट बन रहा है, और यहाँ से ये रिएक्शन हो रही है, ये आपका बीटा प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अब टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो
जो बैकवर्ड रिएक्शन है ये वाली और ये वाली, वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखना है हमें अल्फा और बीटा के हिसाब से। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे? दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, दूसरा है बीटा नैफ्थलीन सल्फोनिक एसिड इज थर्मोडायनेमिकली, ये जब मैंने आपको बताया था, सल्फोनेशन पढ़ा था ना हमने, उसमें आपको बताया था कि ये जो बीटा प्रोडक्ट होता है वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है, और जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं वो आपके मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो बीटा प्रोडक्ट जो है वो अल्फा प्रोडक्ट की तुलना में थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है, यानी कि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, अल्फा से भी स्टेबल प्रोडक्ट है ये। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है बीटा। तो ये दो फैक्टर है यहाँ पे जो बहुत ज्यादा जो है अफेक्ट करते हैं सल्फोनेशन के रिएक्शन को, इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, तो ये तो हो गए फैक्टर। पर अब यहाँ पे इस सब का मतलब क्या है? तो यहाँ पे इनका मतलब है, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे कि ये जो हमने रिएक्शन करा है जिससे आपको अल्फा प्रोडक्ट मिल रहा है। अब मैंने यहाँ पे आपको क्या कहा कि जो बीटा सल्फोनिक नैफ्थलीन सल्फोनिक एसिड होता है वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है, यानी कि ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, बट थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट के लिए एनर्जी क्या चाहिए? यहाँ पे एनर्जी चाहिए आपको इनिशियली हाई, बाद में तो लो हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे ये अगर मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू बताना चाहूँ, यहाँ पे आपका रिएक्टेंट है, ओके, और ये यहाँ प्रोडक्ट बना, ओके, और दूसरा है केस ये वाला, फाइन। तो यहाँ पे आप देखते हैं, हम तो वैसे पढ़े हैं हमने ये सारे कुछ, ठीक है, ये और ये। अब आप कहें ये मेरा रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, दोनों एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, और ये मेरा प्रोडक्ट बी। ठीक है, इस पोजीशन पे प्रोडक्ट और इस पोजीशन पे प्रोडक्ट, और ये जो है ना हमने पढ़ा है एक्टिवेशन एनर्जी कम है। क्या? प्रोडक्ट ए के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम है, एनर्जी कम चाहिए, तो वो जो कम एनर्जी है उससे जो बनेगा प्रोडक्ट वो क्या बनेगा आपका? काइनेटिक प्रोडक्ट। क्या बनेगा? काइनेटिक प्रोडक्ट। और जो ये ज्यादा एनर्जी जिसमें चाहिए आपको, ठीक है, और जो बाद में जो है अपनी एनर्जी लूज करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो क्या होता है आपका? थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। वो क्या होता है? थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। समझ रहे हो? ठीक है, तो इसमें इनिशियली आपको क्या चाहिए? यहाँ तक पहुंचने, एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने तक के लिए आपको एनर्जी हाई चाहिए, दैट्स व्हाई इट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। और यहाँ पे क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका काइनेटिक प्रोडक्ट। ठीक है, पर ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी में से एनर्जी कम किसकी है? प्रोडक्ट बी की एनर्जी कम है। तो जिसकी एनर्जी कम है वो ही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर हुआ ना थर्मोडायनेमिक का मतलब? तो बीटा नैफ्थलीन सल्फोनिक एसिड यहाँ पे क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे कि ये बीटा वाला प्रोडक्ट हमारा ज्यादा स्टेबल है, पर इसे बनने में बड़ी मुश्किल होती है। बनने के बाद तो ये स्टेबल है, पर बनने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो स्पीड जो होती है ना इसकी बनने की, जो स्पीड होती है वो अल्फा की तुलना में क्या होती है? कम होती है। अल्फा की तुलना में जो रिएक्शन रेट है वो कम होती है। तो उसका मतलब है कि क्या? अल्फा प्रोडक्ट बनना बहुत फास्ट होता है। अल्फा प्रोडक्ट बनना क्या होता है? बहुत ही फास्ट होता है। अब फास्ट होता है तो हमें पता है कि अल्फा प्रोडक्ट बनना अगर फास्ट है तो अल्फा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, है ना? अल्फा प्रोडक्ट बनना
फास्ट है तो अल्फा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा और बीटा धीरे धीरे बनेगा। क्यों धीरे धीरे क्यों बनेगा? क्योंकि इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए ज्यादा एनर्जी, तो उसके लिए ये क्या करेगा, बहुत धीरे धीरे बनेगा। ठीक है, तो अब समझ में आ गया अल्फा प्रोडक्ट क्या होगा, बहुत ही फास्ट बनेगा और बीटा प्रोडक्ट जो है वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली बनेगा। ठीक है, अब ये तो है बनने का प्रोसेस कि बनेगा क्या जल्दी, अल्फा जल्दी बीटा लेट बनेगा। पर अब जो मैंने कहा बैकवर्ड रिएक्शन होती है, यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट आता है ये वाला कि बैकवर्ड रिएक्शन होती है, डीसल्फोनेशन का केस हम देखते हैं। तो डीसल्फोनेशन के केस में ये बैकवर्ड रिएक्शन, डीसल्फोनेशन के केस में हम देखते हैं कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो डीसल्फोनेशन बहुत तेजी से होगा। क्या होगा, डीसल्फोनेशन बहुत ही ज्यादा तेजी से होगा। तो सिंपल सा इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो ये अल्फा प्रोडक्ट बना है ये आसानी से कन्वर्ट हो जाता है फिर से नैफ्थलीन में। क्या कन्वर्ट हो जाता है आसानी से, फिर से नैफ्थलीन में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा मात्रा में बना है और डीसल्फोनेशन हाई टेम्परेचर पे बहुत फास्ट हो रहा है, तो ये बहुत तेजी से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, पर यहाँ पे बीटा के केस में डीसल्फोनेशन जो है वो प्रक्रिया धीरे होती है। टेम्परेचर बढ़ाया है तो डीसल्फोनेशन तो हो रहा है, पर अब जब बना ही नहीं है तो डीसल्फोनेशन होगा किसका, ये तो बहुत धीरे धीरे बन रहा है, आराम से बन रहा था। ठीक है, तो जब टेम्परेचर बढ़ाया तो डीसल्फोनेशन तो इजीली हुआ नहीं, पर टेम्परेचर बढ़ाने से इसको एक फायदा हो गया कि इसको एनर्जी बहुत तेजी से मिलने लगी, और जब एनर्जी तेजी से मिलने लगी और अल्फा भी क्या हो रहा है, डीसल्फोनेशन हो रहा है अल्फा प्रोडक्ट का भी। ठीक है, तो ज्यादातर प्रोडक्ट फिर हमें क्या मिलता है, बीटा मिल जाता है। क्लियर हुआ ये? ठीक है, क्या ये फास्ट हुआ, मैं वापस से रिपीट करती हूँ इसको, ये फास्ट हुआ बहुत तेजी से बना, ये स्लो बन रहा था। ग्राफ से समझ में आ गया स्लो क्यों बन रहा था। ठीक है, इसको एनर्जी ज्यादा चाहिए थी। फिर ये बनने के बाद, पूरा प्रोडक्ट बनने के बाद हुआ डीसल्फोनेशन का प्रोसेस, साम्यावस्था में रहता है तो डीसल्फोनेशन भी होता है। कब होगा, जब आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। टेम्परेचर आपने बढ़ाया, ठीक है, तो डीसल्फोनेशन स्टार्ट हुआ, और क्योंकि अल्फा बहुत तेजी से बना था, इसकी मात्रा ज्यादा थी, तो बहुत ज्यादा मात्रा में डीसल्फोनेशन होके वो किस में कन्वर्ट हुआ, वापस से नैफ्थलीन में कन्वर्ट हुआ। बहुत तेजी से हुआ क्योंकि ज्यादा मात्रा में बना हुआ था। और यहाँ पे भी डीसल्फोनेशन का केस तो होता है, पर क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत धीरे धीरे बन रहा था, ऑलरेडी इसकी मात्रा कम थी, तो ये इतना वापस से कन्वर्ट नहीं हुआ। साथ ही टेम्परेचर बढ़ाने से इसे एक्स्ट्रा एनर्जी भी मिल गई, जो कि इसको हेल्प कर रही थी किसमें, बीटा प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में। इस तरह यहाँ से क्लियर हुआ। तो ओवरऑल अगर सल्फोनेशन का इसमें देखा जाए, ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो क्या होता है, ओवरऑल रिजल्ट होता है यहाँ पे कि हमारे पास बीटा प्रोडक्ट ज्यादा मिल जाता है, बीटा प्रोडक्ट ज्यादा मिल जाता है। क्लियर हुआ ना ये? ओके, अच्छे से क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये रीजन है कि क्यों हमें सल्फोनेशन के केस में बीटा प्रोडक्ट मिलता है। ओके, तो ये जो भी समझा है वो आप होमवर्क के तौर पर बहुत सिस्टमेटिक वे में आगे यहाँ पर नोट करेंगे। इसको जो भी आपने समझा है, आपके पास वीडियो है, ओके, बार बार सुन के, जो नहीं समझ में आ रहा है वापस से जो है वीडियो को देख के अच्छे से फ्रेम करो सेंटेंस को, और एक छोटे से 4-5 लाइन में जो भी मैंने समझाया है अभी उसको समराइज करके लिखो। ये आपका होमवर्क है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, आपका होमवर्क है कि जो भी मैंने समझाया उसे लिखो अच्छे से नोट बना के। राइट, चलो यहाँ पे ये हो गया सल्फोनेशन का केस। नेक्स्ट चलते हम यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ऑफ डाई substituted oh no, डाई सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूटेड नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम डाई सब्स्टिट्यूशन
in naphthalene derivative. इन नाफ्थलीन डेरिवेटिव। अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक तो हम पढ़ रहे थे मोनो सब्स्टिट्यूशन के बारे में, और फिर जो नेक्स्ट डाई सब्स्टिट्यूशन होगा उसके बारे में। ठीक है, तो अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि ओरिएंटेशन कैसे डिसाइड होगा डाई सब्स्टिट्यूशन के लिए नाफ्थलीन डेरिवेटिव में। अगर नाफ्थलीन पर एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग या फिर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो उस केस में वो ग्रुप कैसे इन्फ्लुएंस करेगा आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को कि वो किस पोजीशन पे जाके अटैक करे। क्लियर? तो यहाँ पे हम पहला केस लेते हैं, फर्स्ट केस। ओके, if the group is electron releasing, if the group is electron releasing and is present at position 1, ठीक है। तो पहला केस लिया है हमने कि अगर आपका ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, कौन सा ग्रुप? वो भी अगर आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो और वो पोजीशन 1 पे लगा हुआ हो, तो उस केस में वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है आने वाले ग्रुप को कि वो किस पोजीशन पे जाके अटैक करे। ठीक है, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो तो उस केस में कैसे इन्फ्लुएंस होता है हमारा आने वाला ग्रुप, राइट। अगर मैं यहाँ पे ले लूं, मान लो ये Y+ अटैक कर रहा है तो क्या होगा? ओके, अब जो ये अटैक होता है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, ये क्या करता है? ये 4 नंबर पोजीशन और 2 नंबर पोजीशन पर जो है वो इसको कहता है कि वहां जाके लग जा, है ना। वो क्यों? देखो, आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ इसमें नीचे, ये इसका मैं पोजीशन लिख देती हूँ। आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खुद बनाना कि ये क्या करता है। इट डायरेक्ट करता है, इट डायरेक्ट्स द न्यू ग्रुप, it directs the new group at position 4 और पोजीशन, या तो वो क्या करेगा, पोजीशन 4 पे उसे डायरेक्ट करेगा या फिर वो डायरेक्ट करेगा पोजीशन 2 पे। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे जो हमने ये स्ट्रक्चर लिखी थी, इसमें मैं आपको 2 ही स्ट्रक्चर लिख के बताऊंगी। बाकी की जो स्ट्रक्चर्स है रेजोनेटिंग, वो आपको खुद लिखनी है। उसका रीजन कि हम बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि अब आप जो है बहुत ज्यादा समझ गए होंगे कि किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई जाती है। अगर सेम चीज रिपीट हो रही है तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए कि किस तरह से जो है वो रिएक्शन यहाँ पे या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, मैंने ये नेफ्थलीन लिया था और इस पे लिया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मुझे करवाना है, और मैंने कहा है कि इसमें जो है वो 4th पोजीशन और 2 पोजीशन पे ये डायरेक्ट करता है न्यू ग्रुप को। तो अब जब 4th पोजीशन पे अटैक होता है, 4th पोजीशन पे अटैक होता है, तो जो ये अटैक होगा ना, 4th पोजीशन पे जो ये अटैक होगा, उसकी वजह से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगी उसमें एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ये मिलती है। मैं सारी नहीं बना रही हूं, मैंने कहा आपको आप बनाना अटैक करवा के कि कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनती है। मैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसके आधार पर हम ये समझेंगे वही बना रही हूँ। ठीक है, तो ये अटैक से
थोड़ा इससे आप आइडिया भी लगा सकते हो कि किस तरह से होगा। तो जब 4th पोजीशन पे अटैक होता है तो इस तरह की स्ट्रक्चर मिलती है आपको, ठीक है। और इस तरह की स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है। रीजन, एक तो आपको यहाँ पे एरोमेटिक न्यूक्लियाई मिल गया, दूसरा ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब आपको पता है कि ये जो केटायन था, ये जो यहाँ पे केटायन आया है, ठीक है, इस केटायन को तो क्या चाहिए स्टेबलाइजेशन के लिए, इसको तो चाहिए इलेक्ट्रॉन, और आपने लगाया क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो ये तो आराम से जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये प्लस चार्ज तो स्टेबलाइज हो जाएगा। ये प्लस चार्ज तो क्या हो जाएगा, ये प्लस चार्ज हमारा स्टेबलाइज हो, किसको जो चाहिए था वो मिल गया, ठीक है, स्टेबलाइज हो जाएगा, जो चाहिए था इसको मिल गया। तो इस वजह से ये जो स्ट्रक्चर होती है, मैं इसको फर्स्ट नंबर दे दूं स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है पोजीशन 4 में, और यही जो है डिटरमाइन करती है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा वो पॉसिबल है उसमें पोजीशन 4 पे न्यू कमर के आने के लिए, न्यू ग्रुप के आने के लिए, ठीक है, वो उसको सेटिस्फाई करती है कंडीशन को सारी, राइट। ओके, तो ये तो हो गई पोजीशन 4 पे अगर अटैक हो तो क्या वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियाई भी मिला हमें एरोमेटिक, और यहाँ से जो कैटायन है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के थ्रू जो है वो स्टेबलाइज भी हो रहा है, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे अटैक हो सकता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में, राइट, अगर ग्रुप जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है। अगर सेकंड पे अटैक होता है और ग्रुप अभी भी जैसे हमने कहा फर्स्ट पोजीशन पे लगा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और उस केस में अटैक होता है आपका सेकंड नंबर कार्बन पे, नैफ्थलीन में, यहाँ पे, तो भी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसकी बनती है उसके दौरान उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक ऐसी स्ट्रक्चर मिलती है जिसमें आपके पास एक एरोमेटिक न्यूक्लियाई भी मिलता है, और वहां पे आपको जो है वो कार्बन ऐसी पोजीशन पे आके जुड़ेगा कि बिल्कुल उसके साथ में जो है एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी जुड़ा हुआ होगा, तो वो उस कैटायन को जो है वो स्टेबलाइज कर देगा, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो पोजीशन 2 पर अटैक है स्टेबलाइज्ड, वो भी इजी होता है। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकला, ये कि अगर ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो और प्रेजेंट हो वो 1 पोजीशन पे, तो पोजीशन 4 और पोजीशन 2 पे जो है न्यू इलेक्ट्रॉन इजीली अटैक कर सकता है, क्योंकि उसके दौरान बनने वाले कार्बोकेटायन जो है वो स्टेबलाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं, इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।